नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका मेरा दूसरे वीडियो पे। जैसे आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने एक कहानी पढ़ा था जिसका नाम था पिता और प्रेमी प्रेमी जिसको निर्मल वर्मा ने लिखा था। आज उनकी दूसरी कहानी को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम दहलीज है। तो उस कहानी को पढ़ना आइए स्टार्ट में करते हैं। दहलीज। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों के साथ उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोने में पत्ते से गिरा हुआ। वो धीरे धीरे फाटक से भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लॉन डूबा है। शुरू मार्च की बसंती हवा घास को सिरा सहला जाती है। बहुत बरसों पहले के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हैं। लगता है जैसे शमी भाई अभी खिलखिल कर हंस देंगे और आपा बरसों पहले जिनका नाम जेली थी बंगले के पिछवाड़े व्यापारियों को खोदती हुई पूछेगी, रूनी जरा मेरे हाथों को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वो बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसे ही है जैसे कभी बरसों पहले मार्च के पहले एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला, वही बंगला है। मार्च की खुशक गर्म हवा साय साय करती चली आ रही है। सुनी सी दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वो घास पर लेटी है। बस अब अगर मैं मर जाऊं, उसने घड़ी उसने घड़ी सोचा था उसने उस घड़ी सोचा था, मतलब उस समय मरने की कोशिश करनी चाहती थी वो। लेकिन वो दोपहर ऐसी ना थी कि केवल चाहने पर भी मर जाता है। लॉन के कोने में 3 पेड़ों का झुरमुट था। ऊपर की फुनगियों एक दूसरे के बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच आकाश की नीली फांक कभी मुझ जाती थी, कभी खुल जाती थी। बंगले के छत पर लगा एरियल पोल के तार को देखा तो घास पर लेटकर अनमुझी आंखों से रूनी ऐसे ही देखती है। तो लगा है कैसे वो हिल रहा है। हौले हौले अनजीब आंखों से देखा, पलक बिल्कुल ना मुदा। चाहे आंखों में आंसू भर जाए तो भी रूनी ऐसे ही देखती है। तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की तरह सतह पर हल्के हल्के तैरान लगती है। हर शनिवार को प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वो जेली को अपने स्टैम्प एल्बम के पन्ने खोलकर दिखलाती दिखलाती है और जेली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है। वो जेली के प्रश्नों के पीछे फैली हुई असीम दूरियों के धूमिल छोर पर आ खड़ी होती थी। हर रोज नए नए देशों की टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते थे। और जब शनिवार की दोपहर को शमी भाई होटल से आते हैं तो जेली कुर्सियों से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें में एक घुली घुली सी ज्योति निखर आती है और वो रूनी के कंधे झिझोड़ कर कहती है, जा जरा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर रुकती है। वो जाए या वो वही खड़ी रहे। जेली उसकी बड़ी बहन है। उसके और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सुना लंबा फासला है। उस फासले के दूरी छोर पर है शम्मी बाई है। वो उन दोनों में से किसी को नहीं छू सकती। वे दोनों उससे अलग जीते वे उन दोनों से अलग जीते हैं। ग्रामाफोन महज एक बहाना है। उससे बेचकर जेली शमी भाई को संग अकेली रह जाएगी और तब रूनी घास पर भाग रही है। बंगले की तरफ पीली रोशनी में भागी घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप और दिल की धड़कन हवा दूर की हवा के मेटियाल
पंख एरियल पोल को साला जाता है। सर और गिरती हुई लहरों की तरह झाड़ियां झुक जाती हैं। आंखों से फिसलकर वो बूंद पलकों की छाव में कांपती है, जैसे वो दिल का धड़कन है जो पानी में उतर गई है। शम्मी भाई जब होटल से आते हैं तो वे सब उस शाम लॉन के बीचों बीच कैनवास की पैराशूट नुमा छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामाफोन पुराने ज़माने का है। शम्मी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते। जेली सुई बदलती है और वो रूनी चुपचाप चाय पीती रहती है। जब कभी हवा का कोई तेज झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे ढोलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों, टिकोजी और जेली की सुनहरे बालों को हल्के से बुहार जाती है और रूनी को लगता है कि किसी दिन हवा का इतना जबरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़म से नीचे आ गिरेगी और वे तीनों उसके नीचे दब मरेंगे। शम्मी भाई जब अपने होटल की बातें बताते हैं तो वो और जेली विस्मय और कुतूहल से टुकुर उनके चेहरे, उनकी हिलते हुए होंठों को निहारती है। रिश्ते में शम्मी भाई चाहे उनके कोई ना लगते हो, किंतु उनसे जान पहचान कितनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच आया हो याद नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब वो इस शहर में आए थे तो अब्बा के कहने पर कुछ दिन उन्हीं के घर रहे थे। अब कभी वो शनिवार को उनके घर आते हैं तो अपने संग जेली के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंग्रेजी का उपन्यास और अपने मित्रों से मांगकर कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने वर्षों बाद भी जब उसे शम्मी भाई के दिए हुए अजीब गरीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रह सकती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को 4 चांद लगाकर शम्मी भाई ने उसे कब सदियों पहले ही सुकुमार शहजादी मेहरुनिसा बना दिया, कोई नहीं जानता। वो रहना में रूनी हो गई और आपा पहले बेबी बना, उसके बाद जेली, आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जेली बनकर रह गई। शम्मी भाई का नाम इतने वर्षों बाद भी लॉन की घास और बंगले के दीवारों से लिपटी बेल लताओं की तरह चिरंतन और अमर है। ग्रामाफोन के घूमते हुए तवे पर फूल पत्तियां उग आती हैं। एक आवाज़ उन्हें अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखर देती है। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई हुई भूरी मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जेली और शम्मी भाई के सिर उठते हैं, मानो वे दोनों 4 आंखों के से घिरी सावली झील में एक दूसरे के छाया देख रहे हो। और शम्मी भाई जो बात कहते थे उस पर विश्वास करना ना करना कोई मायने नहीं रखता। उनके सामने जैसे ही सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है और ऐसी चीज़ें हैं जो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती है तो लगता है कि कई एक गहरा धुंधला सा गुड्डा है जिसके भीतर वो फिसलते बच जाती है और नहीं ही गिरती तो मुंह रह जाता है ना गिरने का। और जेली पर रोना आता है, गुस्सा आता है। जेली में क्या कुछ है कि शम्मी भाई जो उसमें देखते हैं
वो रूनी में नहीं देखते। और जब शम्मी भाई जेली के संग रिकॉर्ड बजाते हैं, ते ताश खेलते हैं, मेज के नीचे अपना पाँव उसके पाँव पर रख देते हैं, तो वो अपने कमरे की खिड़की के पर्दे पर चुपचाप उन्हें देखती रहती है, जहाँ एक अजीब सी मायावी रहस्यमय में डूबा झिलमिल सा सपना है। और पर्दे को खोलकर पीछे देखने, ये क्या कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मेरा भी एक रहस्य है जो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। रूनी ने आंख मुड़कर सोचा मैं चाहूँ तो कभी भी मर सकती हूँ, उन 3 पेड़ों के झुरमुट के पीछे ठंडी गीली घास पर, जहाँ से हवा में ढोलता हुआ एरियल पोल दिखाई देता है। हवा में उड़ती हुई शमी भाई की टाई, उनका हाथ जिसका हर उंगली के नीचे कोमल सफ़ेद खाल पर लाल लाल से गुड्डे उभर आए थे, छोटे छोटे चांद से गुड्डे, जिन्हें अगर छुओ मुट्ठी में बीचो, हल्के हल्के से सहलाओ, तो कैसे लगेगा? सच में कैसा लगेगा? किंतु शमी भाई को नहीं मालूम था कि वो उनके हाथ को देख रही है। हवा में उड़ती हुई उनकी टाई, उनकी झिपझिपाती आंखों को देख रही है। ऐसा क्या लगता है कि एक अपरिचित डर की खट्टी खट्टी सी खुशबू उसे अपने में धीरे धीरे घेर रही है। उसके शरीर को एक एक अंग की गांठ खुलती जा रही है। मन रुक जाता है और लगता है कि लॉन के बाहर निकलकर वो धरती के अंतिम छोर तक आ गई है, और उसके पैर केवल दिल का धड़कन है, जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। क्या उसके संग ही ये होता है, या जेली के संग भी? तुम्हारी एल्बम कहाँ है? शमी भाई धीरे से उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसने घबराकर शमी भाई की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। जानती हो इसमें क्या है? शमी भाई ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रूनी का दिल धोखनी की तरह धड़कने लगा। शायद शमी भाई वही बात कहने वाले हैं जिसे वो अकेले में रात में सोने से पहले कोई बार मन ही मन सोच चुकी है। शायद इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है जो शमी भाई ने चुपके उसके लिए केवल उसके लिए लिखा है। उसकी गर्दन के नीचे फ्रॉक के भीतर से ऊपर उड़ती हुई कच्ची सी गोलियों में मीठी मीठी सी सुई चुभ रही है। मानो शमी भाई की आवाज ने उनकी नंगी पसलियों को हौले से उमेट दिया हो। उसे लगा चाय की केतली की टिकोजी पर जो लाल नीली मछलियां कादी गई हैं, वे अभी उछलकर हवा में तैरने लगेंगे और शमी भाई सब कुछ समझ जाएंगे। उनसे कुछ भी ना छिपा रहेगा। शमी भाई ने वो नीला लिफाफा मेज पर रख दिया और उसमें से टिकट निकालकर मेज पर बिखेर दिया। ये तुम्हारी एल्बम के लिए। वो एकाएक कुछ समझ नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसकी पहली और दूसरी सांस के बीच एक खाली अंधेरी खाई खुलती जा रही है। जेली जो माली के फाफड़े से क्यारी खोदने में जुटी थी, उनके पास आकर खड़ी हो गई और अपनी हथेली हवा में फैलाकर बोली, देख रूनी, मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। रूनी ने अपना मुंह फेर दिया। वो रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे जो कुछ हो जाए। चाय खत्म हो गई थी। मेहरून सता ताश और ग्रामाफोन भीतर ले आ गई और जाते जाते कहा गया कि अब्बा उन सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं, किंतु रात होने में अभी देर थी।
और शनिवार को इतनी जल्दी भीतर जाने के लिए किसी के मन में कोई उत्साह नहीं थी। शमी भाई ने सुझाव दिया कि वे कुछ देर के लिए बाता रिजवायर तक घूमने चले। उस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और वे कुछ ही मिनटों में बंगले के सीमे पार करके मैदान की उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगे। चारों ओर दूर दूर तक भूरी सूखी मिट्टी के ऊंच नीचे तालों और दुहा के बीच बेरों की झाड़ियाँ थी। छोटी छोटी चट्टानों के बीच सूखी धारा उग आई थी। सड़ते हुए पीले पत्तों में से एक अजीब नशीली सी बोझिल कसीली गंध आ रही थी। धूप की मेली तहों पर बिखरी सी हवा थी। शमी भाई सहसा चलते चलते थितक गए। रूनी कहाँ है? अभी तो हमारे आगे आगे चल रही थी, जेली ने कहा। उसकी सांस ऊपर चढ़ती है और बीच में ही टूट जाती है। दोनों की आंख मैदान की चारों ओर घूमती है। मिट्टी के दुहा पर पीली धूल उड़ती उनके पास आकर खड़ी हो गई और अपने हथेली हवा से फैलाकर बेली देख रूनी के हाथ कितने लाल हो गए हैं। रूनी ने अपना मुंह फेर लिया। वे रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाय खत्म हो गई थी। मेहरून सा ताश और ग्रामाफोन भीतर ले गई और जाते जाते कही गई, अब्बा उन सब कैसा झूठ जेली। पीछे मुड़कर देखो तो पगडंडियों के पीछे पेड़ों की झुरमुट के बंगले छिप गया है। लॉन की छतरी छिप गई है। केवल उनके शिकारों के पत्ते दिखाई देते हैं और दूर ऊपर फुनगियों का हरापन सफेद चांद में पिघलने लगा। धूप की सफेदी पत्तों को चांदी की बूंदी सी टपक रही थी। वे दोनों चुप है। शमी भाई पेड़ की टहनी से पत्थरों के इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींच रही हैं। जेली एक बड़े से चौकर पत्थर पर रुमाल बिछाकर बैठ गई है। दूर मैदान में किसी छोर से स्टोन कटर मशीन से घरघराता स्वर सफेद हवा में तिरता हुआ आता है। मुलायम रुई में धकी हुई आवाज की तरह, जिसके नुकीले कोन झड़ गए हैं। तुम्हें यहाँ आना बुरा तो नहीं लगता? शमी भाई ने धरती पर सिर झुकाए धीमे स्वर में पूछा। तुम झूठ बोले थे, जेली ने कहा। कैसा झूठ? जेली, तुमने बेचारी रूनी को बहकाया था। अब वो न जाने कहाँ हमें ढूंढ रही होगी। वो वाटर रिजर्वायर की ओर गई होगी। कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। शमी भाई उसकी ओर पीठ मुड़े टहनी से धरती पर कुछ लिख रहे हैं। जेली की आंखों पर एक छोटा सा बादल उमड़ आया है। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? उसका दिल रबर के छिल्ले की मानदिन खींचता जा रहा है। शमी, तुम यहाँ मेरे संग क्यों आए? और वो बीच में ही रुक गई। उसकी पलकों पर रह रहकर एक नरम सी होठ होती है और वे मुझ जाती है। उंगलियों स्वयं चलित सी मुट्ठी में बीन जाती है। फिर अवकाशी आप खुल जाती है। जेली, सुनो। शमी भाई जिस टहनी में जमीन को कुरद रहे थे, वो टहनी कांप रही है। शमी भाई ने इन दो शब्दों के बीच कितने पत्थर हैं। वर्षों सदियों के पुराने खामोश पत्थर। कितनी उदास हवा है और मार्च की धूप है।
जो इतने बरसों बाद इस शाम को उनके पास आई है और फिर कभी नहीं लौटेगी। शमी भाई प्लीज़ प्लीज़, जो कुछ कहना है अभी कह डालो, इसी क्षण कह डालो। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? वे बंगले की तरफ चलने लगे। उबड़ खाबड़ धरती पर उनकी खामोश छायाएं डालती हुई धूप की सिमटने लगी। ठहरो। भरे बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई रूनी के होठ फड़क उठे। ठहरो एक क्षण। लाल भूरे भूरे पत्तों की ओट में भूला हुआ सपना जागता है। गुनगुनी सी सफेद हवा, मार्च की पीली धूप, बहुत दिन पहले सुने हुए रिकॉर्ड की जानी पहचानी ट्यून जो चोरों को और फैली घास को तिनको और बिछल गई थे। सब कुछ इन दो शब्द पर स्थिर हो गया है, जिन्हें शमी भाई ने टहनी से धूल कुरद देते हुए धरती पर लिख दिया था। जेली लव। जेली ने उन शब्दों को नहीं देखा। इतने बरसों बाद आज भी जेली को नहीं मालूम था कि उस शाम शमी भाई ने कांपती टहनी से जेली के पैरों के पास क्या लिख दिया था। आज इतने लंबे अरसों बाद समय का धूल इन शब्दों पर जम गई है। शमी भाई, वो और जेली तीनों एक दूसरे से दूर दुनिया के अलग अलग कोने में चले गए हैं, किंतु आज भी रूनी को लगता है कि सिर्फ मार्च की उस शाम की तरह वो बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी खड़ी है। शमी भाई समझे थे कि वो वाटर रिजर्वायर की ओर चली गई थी, किंतु वो सारे समय झाड़ियों के पीछे सांस रोके निस्पंद आंखों से उन्हें देखती रहती है। उस पत्थर को देखते रहती है जिस पर कुछ देर पहले एक शमी भाई और जेली बैठे थे। आंसुओं के पीछे से सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। शमी भाई का काम था हाथ, जेली का अधमुदी सी आंखें। क्या वो उन दिनों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी? कहीं सहमा सा जल है और उसकी छाया है। उसने अपने को देखा है और आंखें मूंद ली है। उस शाम की धूप के पैर एक हल्का सा दर्द है, आकाश के उस नीले टुकड़े की तरह जो आंसू के एक कतरे में धड़क आया था। इस शाम में परे बरसों थक स्मृति का भ्रांत पाखी किसी सुनी घड़ी में ढकी हुई उस धूल पर मंडरा रहेगा, जहाँ केवल इतना भर लिखा है, जेली लव। उस रात जब उनकी नौकरानी मेहरुनिसा वो छोटी भाभी के कमरे में गई तो स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसने रूनी को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। छोटी भाभी आज अभी से सो गई? मेहरू ने विस्तार के पास जाकर कहा। रूनी चुपचाप आंखें मूंद लेती है। मेहरू और पास खिसक रह गई है। धीरे से उसके माथे को सहलाया। छोटी बीवी, क्या बात है? और तब रूनी ने अपने पलकें उठा ली, छत की ओर एक लंबे क्षण तक देखती रही और उसके पीले चेहरे पर एक रेखा खींच आई, मानो वो एक दहलीज हो जिनके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। मेहरू, बत्ती बुझी दे, उसने संयंत्र निर्वाह कर स्वर में कहा। देखती नहीं, मैं मर गई हूँ। तो गाइस, एंड थैंक यू सुनने के लिए। तो इसी तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई गेस आप लोग को मज़ा आया हो, पसंद आए तो लाइक कीजिए।